प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अगले लेक्चर में आपको प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो प्रबंध के सिद्धांतों को हम जानें उसके पहले हम ये देख लें कि सिद्धांत होते क्या हैं। अगर टेरी के शब्दों में हम बात करें, प्रबंध के वैज्ञानिक हुए टेरी ने सिद्धांतों को बताया कि सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिद्धांत को एक आधारभूत कथन या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। ये सिद्धांत की परिभाषा थी। जहाँ तक प्रबंध के सिद्धांतों का हम अर्थ समझते हैं, प्रबंध के सिद्धांत अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये गयात्मक प्रकृति के हैं। गयात्मक मतलब डायनेमिक। ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये आधारभूत सिद्धांत हैं किंतु अंतिम नहीं है। ये प्रबंध के सिद्धांत लोचशील हैं, बेलोच नहीं है या जड़ नहीं है, सापेक्षिक है, रिलेटिव है। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है और मानव व्यवहार से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। जहाँ तक सिद्धांतों की हम बात करें, प्रबंध के बहुत से सिद्धांत हैं और बहुत से प्रबंध वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित भी किया है। लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों की यदि चर्चा की जाए तो हेनरी फ्योल, जो कि आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं, इन्होंने प्रबंध के 14 प्रमुख सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो कि सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रबंध के सिद्धांत बताए। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी प्रबंध के बहुत से सिद्धांतों को बताया है। वैसे बहुत से प्रबंध वैज्ञानिकों ने प्रबंध की डिफरेंट सिद्धांत बताए हैं, अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैं आपको पहले हेनरी फ्योल द्वारा बताए गए 14 सिद्धांतों को बताता हूँ। उसके अलावा हम बाद में टेलर, मैरी पार्कर फोलेट और भी प्रबंध वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए सिद्धांतों का मतलब जानेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं हेनरी फ्योल की, जिनको आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। मॉडर्न मैनेजमेंट का उनको जन्मदाता कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए वो सिद्धांत बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, आज भी इम्पॉर्टेंट हैं और कल भी इम्पॉर्टेंट हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। हेनरी फ्योल का मानना था कि जब संगठन में व्यक्ति कार्य करते हैं तो व्यक्ति के मध्य कार्यों का जो बंटवारा है वो कैसे हो, वो विशिष्टीकरण के आधार पर हो। कार्य का बंटवारा विशिष्टीकरण के आधार पर हो। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्ष हो, दक्षता रखता हो, उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए। क्योंकि हेनरी फ्योल का ये मानना था कि जो व्यक्ति जिस कार्य को दक्ष होता है करने में, यदि उसको वही कार्य सौंप दिया जाता है तो वो उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। और यदि आपने किसी व्यक्ति को वह कार्य दे दिया जिसको करने में वो सक्षम नहीं है तो वो उस कार्य को करने में कठिनाई अनुभव करेगा। तो पहली बात ये हेनरी फ्योल ने बताई कि कोई भी संगठन हो, कैसा भी संगठन हो, लाभकारी संगठन हो, अलाभकारी संगठन हो, व्यक्तियों में कार्य का बंटवारा उनकी योग्यता के हिसाब से, उनके विशिष्टीकरण के हिसाब से करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में जितना पारंगत हो, जितनी उसको महारत हासिल हो, उसी हिसाब से कार्य का बंटवारा उसके बीच करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पढ़ाने का काम ही है। अगर मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ और मुझे कहा जाए आप केमिस्ट्री पढ़ाइए तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं बड़ी कठिनाई अनुभव करूँगा। क्यों? क्योंकि आपने कार्य का बंटवारा करते समय मेरे स्पेशलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, मैं कैसे साइंस की चीज़ को पढ़ा सकता हूँ? तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल कार्य होगा, दुष्कर कार्य होगा, या मेरे लिए बड़ा ऐसा कार्य होगा जो मैं संपादित कर ही नहीं पाऊँगा। तो हेनरी फ्योल का पहला सिद्धांत ये कहता है कि लोगों में कार्य का बंटवारा करना चाहिए, और कार्य का बंटवारा कैसे करना चाहिए? उनकी योग्यता के हिसाब से।
उनके विशिष्टीकरण के हिसाब से। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में जितनी दक्षता रखता हो उसको वही कार्य देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत हेनरी फ्यूल ने बताया अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अधिकार और दायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि कार्य करवाने के लिए व्यक्तियों को अधिकार देने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आपने कार्य करवाने के लिए कहा है कुछ और उसके पास कार्य करवाने के लिए अधिकार नहीं है, तो वो अधिकारों के बगैर लोगों से कैसे कार्य कराएगा। और इसी प्रकार दायित्व का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति को आप कोई दायित्व देते हैं तो उसको अधिकार देने चाहिए। यदि आपने उसको केवल दायित्व दे दिया और अधिकार नहीं दिया तो कार्य कराना बड़ा दुष्कर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हेनरी फ्यूल का यह मानना था कि अधिकार और दायित्व दो ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गोज हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मीन्स दो साथ साथ चलती हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए, उसको दायित्व दिया जाए कि आपको ये कार्य संपादित करना है, लेकिन उसको अधिकार ना दिया जाए तो वो बड़ी कठिनाई अनुभव करेगा। इसी तरीके से किसी व्यक्ति को अधिकार सौंप दिए जाएं लेकिन कोई दायित्व ना दिया जाए तो ऐसे अधिकारों को वो क्या करेगा जहाँ कोई दायित्व ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हेनरी फ्यूल ने बताया कि अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ होने चाहिए। जब किसी कार्य को करने के लिए अधिकार दिए जाए तो दायित्व दिया जाए, और जब किसी कार्य को करने का दायित्व किसी को सौंपा जाए तो उसको अधिकार भी पर्याप्त मात्रा में दिए जाए ताकि वो कार्यों को करवा सके। तीसरा जो है सिद्धांत वो है अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है या अनुशासन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं। बगैर अनुशासन के कोई भी कार्य करना या करवाना बड़ा मुश्किल है। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जिसके अभाव में चाहे कैसा भी संगठन हो, चाहे खेलकूद का संगठन हो, चाहे सैनिक संगठन हो, चाहे व्यावसायिक संगठन हो, चाहे लाभकारी संगठन हो, अलाभकारी संगठन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में अनुशासन की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में पड़ती है। अगर अनुशासन नहीं तो कुछ नहीं। तो अनुशासन का जो सिद्धांत है उसको सभी प्रबंधकों को अवश्य रूप से अपनाना चाहिए। अब अनुशासन के लिए क्या किया जाए? जैसे हेनरी फ्यूल का मानना था कि संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावकारी प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रशासन के लिए क्या करना चाहिए? अनुशासन के लिए क्या करना चाहिए कि संगठन के सभी स्तरों पर प्रभावकारी जो इफेक्टिव प्रबंधक हैं या पर्यवेक्षक सुपरवाइजर हैं उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। फिर कर्मचारियों को कार्य की नीतियां स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। मतलब कार्य नीतियों के बारे में या संगठन की नीतियों के बारे में या संगठन के उद्देश्यों या लक्ष्यों के बारे में अगर संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट जानकारी है, उनको पता है कि संगठन की नीतियां क्या कहती हैं, उद्देश्य क्या कहते हैं, लक्ष्य क्या कहते हैं, तो वो अनुशासित होकर कार्य करते हैं। और तीसरा है दंड व्यवस्था का न्यायपूर्ण पालन करना चाहिए। दंड व्यवस्था पालन ही नहीं करना चाहिए बल्कि न्यायपूर्ण पालन करना चाहिए। न्यायपूर्ण पालन का तात्पर्य क्या है कि आप अगर कोई व्यक्ति अनुशासन में के कार्य नहीं करता है तो उसको दंड दें, लेकिन दंड में भी ये व्यवस्था हो कि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रेजुडिस होकर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। तो अनुशासन की अपनी इम्पोर्टेंस है प्रत्येक संगठन में। अगर अनुशासन नहीं है तो संगठन में कार्य करना और लोगों से कार्य करवाना बड़ा ही दुष्कर कार्य हो जाएगा। चौथा जो सिद्धांत हेनरी फ्यूल ने दिया वो सिद्धांत था आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का जो सिद्धांत है ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि निम्न स्तर पर या संगठन के निचले स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को आदेश एक ही व्यक्ति से प्राप्त होने चाहिए। आदेशों की एकता होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक से अधिक व्यक्तियों से आदेश प्राप्त होंगे तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा और वो किसके आदेश की पालना करे या न करे उसके सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आदेश के सिद्धांत की एकता का मतलब ये है कि आपको संगठन में ये ध्यान रखना चाहिए
कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑफिस में एक बॉस है और वो बॉस जो है वो नीचे के स्तर पर बैठे व्यक्तियों को कार्य करवाने के लिए रखा गया है। अब यदि एक बॉस के स्थान पर दो बॉस हो जाए, यदि मान लीजिए दो बॉस के बीच में एक चपरासी है, आप इस प्रकार से इसको लीजिए, यदि दो बॉस हैं, दोनों के अलग अलग चैम्बर हैं, उनके मध्य एक चपरासी है और वो चपरासी वो है जिसको कि दोनों ही बॉसेस को सर्व करना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दो अधिकारी, उनके मध्य एक चपरासी है। अब यदि दोनों अधिकारी उसको अलग अलग समय पर बुलाते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कभी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों ही अधिकारी, दोनों ही बॉस एक समय पर घंटी बजाते हैं उसको बुलाने के लिए, उसके सामने समस्या खड़ी जाएगी, वो किस अधिकारी के रूम में जाएगा, किसके रूम में नहीं जाएगा। क्योंकि जिसके रूम में जाएगा वो तो खुश होगा, लेकिन वो सर्वेंट जिसके रूम में देरी से पहुंचेगा या नहीं पहुंच पाएगा वो दुखी होगा, उसको लगेगा कि मैंने बेल बजाई, सर्वेंट क्यों नहीं आया। तो आदेश की एकता का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए। यदि दो बॉस और एक सर्वेंट है तो ऐसी स्थिति में ये किया जा सकता है कि समय का बंटवारा किया जा सकता है कि साहब सुबह 10 से 1 के बीच में ये चपरासी एक के रूम केबिन के बाहर बैठेगा और 1 से 2 लंच के समय लंच करेगा और 2 से 5 दूसरे अधिकारी के रूम के बाहर बैठेगा। ऐसी स्थिति में तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उसको क्लियर कट मालूम है कि 10 से 1 तक एक अधिकारी के पास काम करना है और 2 से 5 दूसरे अधिकारी के पास काम करना है और कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 10 से 1 के बीच में अगर कोई बुलाएगा तो उसके पास जाएगा, 2 से 5 के बीच में बुलाएगा तो उसके पास जाएगा। लेकिन अगर दोनों अधिकारी उसको एक साथ बुलाते हैं तो उसके सामने समस्या उत्पन्न होना लाजमी है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार से हेनरी फुल का एक सिद्धांत है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सिद्धांत देखा जाए तो आदेश की एकता के सिद्धांत से मिलता जुलता ही सिद्धांत है। ऐसा लगता है दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मतलब समान कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एक योजना होनी चाहिए, इससे कार्यों में एक रूपता बनी रहती है। मतलब समान कार्य के लिए समान, आप कह सकते हैं जैसे एक अधिकारी एक योजना, मतलब वन हेड वन प्लान। अब आदेश की एकता सिद्धांत और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो अपन बाद में जानेंगे। पहले अपन ये देख लें कि निर्देश की एकता है क्या। निर्देश की एकता ये कहते हैं कि वन हेड वन प्लान, मतलब एक हेड जो है वो एक प्लान बनाना चाहिए उसको। जैसे मान लीजिए फिल्म की हम बात करें, अगर फिल्म कोई व्यक्ति बना रहा है, फिल्म डायरेक्टर है, तो एक ही व्यक्ति को फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। अगर फिल्म को दो व्यक्ति डायरेक्ट करेंगे तो फिल्म अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक डायरेक्टर का व्यू दूसरा है, दूसरे डायरेक्टर का व्यू दूसरा है, तो कैसे फिल्म बनेगी। तो शुरू से अंत तक फिल्म को एक ही व्यक्ति अगर निर्देशित करेगा तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से संगठन में है कि संगठन में समान कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एक योजना होनी चाहिए, इससे कार्यों में एक रूपता होती है। यदि एक अधिकारी एक योजना नहीं है तो फिर कार्य करना मुश्किल होता है। अब हम दोनों में अंतर जान लें कि आदेश की एकता और निर्देशन की एकता में क्या अंतर है। आदेश तथा निर्देश की एकता दोनों सिद्धांतों में अंतर है। क्या अंतर है? आदेश की एकता के सिद्धांत में कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। आदेश की एकता मतलब वो कर्मचारियों के लिए है कि कर्मचारियों को एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति को एक से अधिक व्यक्तियों से आदेश प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति किसी भी संगठन के लिए ठीक नहीं है। तो अंतर क्या है? पहले सिद्धांत में या आदेश की एकता के सिद्धांत में कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है, जबकि दूसरे सिद्धांत में संगठन, उसके विभागों एवं उसके उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया गया है। कि मतलब हम आदेश की एकता में तो केवल कर्मचारियों को ध्यान रख रहे हैं कि कर्मचारियों को एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होने चाहिए, लेकिन निर्देश की एकता में, निर्देशन की एकता के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि हम संगठन, उसके विभागों तथा उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया गया है।
कि जितने भी संगठन में कार्य करने वाले विभाग हैं उनको निर्देश एक ही व्यक्ति से प्राप्त होने चाहिए, तभी उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। धन्यवाद।